हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। बिकॉज पीटी जो है 71st का वो हो चुका है। बीपीएससी 71st प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हैज गॉट ओवर और अब समय है मेंस का। तो जिन बच्चों को भी ऐसा लग रहा है कि वो कट ऑफ के नजदीक है, समय बर्बाद मत कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। गेट स्टार्टेड फॉर मेंस। और देखिए, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेंस में पढ़ाने का, बच्चे पीटी देखिए एग्जाम को निकाल करके जब आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है, दे कैन मैनेज मेंस। लेकिन जब वो आंसर लिखते हैं तो वहां पे बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन्हें। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो मैंने देखा है बच्चों के साथ वो ये होता है कि सर, हाउ टू जस्ट फ्रेम द आंसर। आंसर का जो फ्रेमिंग है वो कैसे होना चाहिए, यही नहीं देखिए उन्हें पता होता है। जिस वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि इवेंचुअली वो बहुत जगह पे उन्हीं चीजों को बस केवल लिखते हैं जो जनरली मतलब आंसर के कॉन्टेक्स्ट से जाता भी नहीं है। थोड़ा अलग हट करके कुछ लिख देंगे। बहुत ज्यादा एडवांस आंसर लिखने के चक्कर में समय देखो वो ज्यादा कंज्यूम कर लेंगे। इन सब का बस एक ही इलाज है, पीवाईक्यूज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्यों पूछे जा रहे हैं। यदि आप पीवाईक्यूज को यदि थोड़ा सा गहराई से यदि आप ध्यान देकर समझेंगे तो आपको ये फील होगा कि जो पीवाईक्यूज में जो सवाल पूछे जा रहे हैं कुछ ना कुछ उसका लॉजिक है। और हर साल कुछ ना कुछ कनेक्टेड व्यू पॉइंट जरूर रह रहा है, कुछ ना कुछ कनेक्शन बैठता है। पिछले साल के सवाल में, इस साल के सवाल में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का कनेक्शन आपको दिखेगा। क्योंकि एक पैटर्न होता है, किसी भी एग्जाम का एक सेट पैटर्न है। उस पैटर्न के हिसाब से ही आपको चलना पड़ता है। तो इसलिए आज इकोनॉमिक्स सेक्शन का 68th, 69th और 70th बीपीएससी में जो भी सवाल पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स सेक्शन से, वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। देखेंगे हम लोग, तोड़ेंगे मोड़ेंगे सवाल को। एक एक शब्दों को मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से सवाल जो है वो क्यों किस तरह से फ्रेम किया गया, क्या उसका इंपॉर्टेंस था, और जो फ्रेमिंग हुआ है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, व्हाई दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे जो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका 68th बीपीएससी, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। 68th बीपीएससी के मेंस में पूछा गया ये आपका सवाल है। तो आइए देखते हैं एक एक सवाल को हम लोग, है ना। चलिए, तो यहाँ देखिए जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया आपका नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 से। यानी कि पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये सवाल जो है ये ऑन एंड ओवर इसी कॉन्सेप्ट पे ये घूमने वाला है, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। बट एक बार थोड़ा हम लोग सवाल को पढ़ लेते हैं। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 अलोंग विथ पीएम गति शक्ति प्लान वुड revolutionize logistics efficiency in India. Elucidate. अब जो बच्चों ने उस साल के करंट अफेयर्स को पढ़ा होगा उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा ये दोनों के दोनों जो आपके जो गति शक्ति प्लान है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक्चुअली एनआईपी उस साल बहुत न्यूज में चल रहा था, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आपको पीएम गति शक्ति प्लान दिखा। लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भी कुछ हद तक उसी से लिंक्ड है। तो आखिर ये सवाल क्यों फ्रेम किया गया है? बिकॉज बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे आर्टिकल्स में एनआईपी का जिक्र था और इन दोनों प्रोजेक्ट्स या प्लान के बारे में वहां पे डिस्कशन किया गया था। तो इसलिए बीपीएससी ने सोचा कि भाई जरा देख लिया जाए बच्चे कितने अवेयर हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक से। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख लीजिए हिंदी में भी, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के साथ भारत में लॉजिस्टिक्स दक्षता में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे देखिए जो शब्द है ना, स्पष्ट कीजिए, एलुसिडेट, इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब देखिए ये निकलता है कि आपको थोड़े फैक्टॉइड्स, कुछ फैक्ट पॉइंट्स भी देने पड़ेंगे। यानी इस तरह के सवाल में आपको डेटा भी देना होता है ना। आपको कुछ फैक्ट्स, कुछ डेटा, ये सब का सब देखिए आपको देना पड़ता है, क्योंकि आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। इसलिए ये सवाल को मैं बहुत डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, ये सवाल बहुत ही इजी था। क्योंकि जब ये एग्जाम हुआ था उसके 7-8 महीने पहले से बजट से शुरू हुआ था इसका डिस्कशन, और बहुत ज्यादा ही डिस्कशन में था। यदि आप करंट अफेयर्स थोड़ा भी पढ़ते तो आपको इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती। बेसिक पॉइंट यहाँ पे यही है, लॉजिस्टिक्स।
लॉजिस्टिक्स, या आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक बेसिक पॉइंट आपको बस यही, जैसे रोड्स। अब जैसे ये जो प्रोजेक्ट है, देखिए मैं यहाँ पे आंसर्स को मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज फिर ये सेशन बहुत लंबा जाएगा। मैं बस आपको टेक्निक और स्ट्रेटजी मैं बताने आया हूँ कि क्यों कोई सवाल पूछा जा रहा है। इसमें रोड्स हो गए, जो पाइपलाइंस होते हैं वो हो गए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इस प्रोजेक्ट में पूरे पूरे डिस्कशन किया गया है। बहुत से इसमें डेटा आएंगे, 43.2%, बहुत है कि इसमें डेटा है। वो तो क्या, जब आप कोर्सेज ज्वाइन करेंगे वहां पे बहुत डिटेल में इस सारे टॉपिक को वी यूज टू डिस्कस। लेकिन करंट अफेयर्स का ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये यदि आप गलत करते हैं मतलब आपका करंट अफेयर से ध्यान हटा हुआ था, दैट्स अ पॉइंट ऑफ द गारंटी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 68 पे ये बहुत ही बेहतरीन देखिए सवाल भाई पूछा गया था। दिस क्वेश्चन वाज, एक्सप्लेन हाउ अटल इनोवेशन मिशन इज promoting innovation and entrepreneurship across India। यानी यहाँ पे आपसे अटल इनोवेशन के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। आगे थोड़ा पढ़ लेते हम लोग। डिस्कस ब्रीफली, अब देखो यहाँ ब्रीफली है, इसका भी मैं भी आपको मतलब समझाऊंगा। डिस्कस ब्रीफली वेरियस इनिशिएटिव्स ऑफ अटल इनोवेशन मिशन लाइक मेंटर इंडिया, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, अटल न्यू इंडिया चैलेंज। एक ही सवाल में आपसे सब कुछ पूछा जा रहा है और बहुत ज्यादा आपको लिखना भी नहीं था इसमें। ब्रीफ में आपको सब कुछ देना है। देखो, ब्रीफ में लिखने के लिए बहुत ज्यादा आपको कमांड चाहिए उस टॉपिक पे। अब जैसे कि अटल इनोवेशन मिशन, तो भाई अब इस पे लिखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे बहुत लोगों को इसमें याद होगा अटल टिंकरिंग लैब, वो भी आप यहाँ लिख सकते हो। लेकिन क्या यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगी? यहाँ जरूरत उसकी नहीं पड़ेगी। टिंकरिंग लैब तब आता है जब आप केवल साइंस और टेक्नोलॉजी के स्पेसिफिकेशन में अगर आप बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। यहाँ पे बेसिकली आपको बस यहाँ पे समझाना है कुछ कुछ इसके की एलिमेंट्स, कि भैया अटल इनोवेशन मिशन के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। और फिर आपको यहाँ पे आना था मेंटर इंडिया। मेंटर इंडिया भी स्कीम था, इसमें तो इकोनॉमिक सर्वे में भी एक बार बहुत अच्छे से पूरा डिटेल लिखा गया था, है ना। बजट में भी थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर इसके बारे में थोड़ी चर्चा की गई थी। और स्कीम्स में तो खैर ये आते ही रहते हैं। यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं तो हर 2-3 महीने में आपको ये टॉपिक दिख जाएगा। ठीक है। और अटल इनक्यूबेशन सेंटर, अब इनक्यूबेशन सेंटर की यदि आप बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, स्टार्टअप्स जो होते हैं, स्टार्टअप्स, उसको लेकर के यहाँ पे बहुत अच्छे खासे कंट्रीब्यूशन के साथ आपको सपोर्ट किया जाता है। बहुत तरह तरह की स्कीम्स हैं, अगर मैं आंसर्स पे आ जाऊंगा तो बहुत लंबा ये टॉपिक जाएगा। मैं बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हाउ यू हैव टू अप्रोच द मेंस क्वेश्चन पेपर, या ये देखना कि पूछ क्या रहा है पहले। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज। इससे भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, इनफैक्ट ये इस साल भी आ सकता है, न्यूज में चल रहा है। बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है कि देखो भाई, ये चैलेंजेस अभी भारत में है, इन चैलेंजेस को आप कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स को आप ठीक कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। तो अटल न्यू इंडिया चैलेंज, क्योंकि देखो जो नए भारत का जो चैलेंज है, जो चैलेंज आज से 50 साल पहले होगा भारत के साथ, आज भी वही चैलेंज होगा क्या? नहीं, चैलेंज चेंज होगा, बदलाव आएगा उसमें। और इस वजह से ये कहा जाता है कि नए भारत का जो भी चैलेंज है, देखिए यहाँ पे अटल न्यू इंडिया चैलेंज जैसे अटल इनोवेशन मिशन की विभिन्न पहलों पर संक्षेप में चर्चा करें। तो यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा, एक लाइन में जरूर लिखना पड़ेगा कि पिछले 50 साल में, 50 वर्षों में भारत के जो भी परिस्थितियां थी वो बदली है, जो चैलेंजेस हैं वो भी बदले हैं। इस हिसाब से अब भारत में क्या किया जा रहा है कि इस बात को कोशिश ये किया जा रहा है कि नए बच्चों को इसमें लाया जाए और नए बच्चों को बोला जाए भाई ये रहा चैलेंज, कुछ नया सोच करके बताओ। बच्चे मतलब वो 5th 6th के नहीं, 8th के, 9th के, 10th के। ठीक है। तो ये क्यों आपसे पूछा जा रहा है? बिकॉज न्यूज में एक्चुअली ये था, अटल इंक्यूबेशन। और मुझे याद है इस साल जिस साल ये पूछा गया तो उस साल आर्टिकल एक बहुत लंबा चौड़ा आया था इंडियन एक्सप्रेस में। वहां पे स्टार्टअप्स के बारे में बहुत लंबी चौड़ी बात की गई थी। तो उसी टॉपिक के बहाने बहाने से आपसे ये पूरा टॉपिक जो है वो फिल्टर करके पूछा गया है। तो ये भी कहाँ से है? करंट अफेयर से। इकोनॉमी भी है,
करंट अफेयर्स भी है, क्योंकि आपको इसमें पता होना चाहिए बहुत कुछ इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से। भैया अगर आपका सपोज इनोवेशन यदि आप अच्छा करते हो तो बाहर से एफडीआई इनफ्लो होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है वो आपका कम हो सकता है, आप जो इंपोर्ट करते हो वो आपको नहीं करना पड़ेगा, आपके देश में ही बहुत सारी चीज़ों को बनाया जाएगा। तो बहुत तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। तो अब हम लोग ज़रा इससे और इससे ज़रा हम लोग थोड़ा मैच करते हैं, इन दोनों में क्या कनेक्टिविटी है सवाल में। यहाँ भी देखिए डेवलप्ड इंडिया 2047 तक बनाना है ना, हमें टू 2047 तक इंडिया को हमें डेवलप्ड बनाना है। सो इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस वेर यू हैव टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड नेशन, वहाँ पे लॉजिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है, गति शक्ति प्लान, नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन और इनोवेशन भी तो इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप देखोगे इसको टारगेट किया जा रहा है सवालों में। डेवलप करने के जो जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, आपसे जाना जा रहा है कि आपको पता है कि नहीं कि भारत क्या क्या स्टेप्स ले रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डिस्कस द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार। अर्बनाइजेशन इन बिहार, एक्सप्लेन एटलीस्ट टू रीजंस फॉर द लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। तो देखो जब पढ़ते रहते हो सवाल को तो ये बस अंडरलाइन कर लिया करो, ठीक है, ताकि आप बस केवल कीवर्ड्स देखें और आपको समझ में आए कि भाई कैसे प्रोसीड करना है। व्हाट आर द रीसेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय बिहार गवर्नमेंट टू पुश अर्बनाइजेशन इन स्टेट। बहुत ही सिंपल और बहुत ही जेनरिक सवाल है ये, जेनरिक सवाल है। बिहार में नगरीकरण के स्तर पर चर्चा कीजिए। राज्य में नगरीकरण के निम्न स्तर से संबंधित कम से कम दो कारणों की व्याख्या कीजिए। राज्य में नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा हाल में ही क्या कदम उठाए गए हैं। सिंपल है, बहुत ज्यादा आपको कोई इसमें दिमाग लगाना नहीं था, बस दिमाग आपको ये लगाना था यहाँ पे। देखो ये सब तो आपके कोर सिलेबस का हिस्सा होता है। अर्बनाइजेशन कम क्यों है, पॉवर्टी है, पॉपुलेशन ज्यादा है, स्लम एरिया ज्यादा है ना, माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स आउट फ्रॉम बिहार ज्यादा है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है, बहुत तरह के यहाँ पॉइंट्स आते हैं। लेकिन ये जो है ना इनिशिएटिव्स, ये फिर से आपका करंट अफेयर से ही निकलेगा, फिर से वहीं से निकलेगा। अब क्योंकि आपसे बात कर रहा है ये इंडिया की नहीं, ये बिहार की बात कर रहा है, तो ये बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको इनिशिएटिव्स जो कि बिहार सरकार द्वारा लिए गए हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, एक यहाँ पे कुछ लिखे ना लिखे, सात निश्चय, ये लिखना है आपको। 2.0 1.0 जिस तरह का सवाल आपको डिमांड करे लिखना है, ठीक है। मनरेगा के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कीजिए, बजट में पूरा आपका, सॉरी इकोनॉमिक सर्वे में पूरा उसका आंकड़ा है, ठीक है। माइग्रेशन के बारे में लिखिए, रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में लिखिए, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में लिखिए, ठीक है। तो सब जोड़ करके यदि आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 से 4 इनिशिएटिव्स भी यदि आप लिखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये एक जनरल पर्सपेक्टिव क्वेश्चन, और यहाँ पे आपका करंट अफेयर से चेक कर लिया गया कि आपने करंट अफेयर्स पे कितना ध्यान रखा था। तो देखिए कितना बेहतरीन तरीके से इस सवाल को बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्या है 68 में, डिस्कस द इंसिडेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड ऑफ डिवाइड इन इंडिया। एग्जामिन द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस। देखो फिर से आ गया ये स्टेप्स, इसीलिए मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है यदि आपको इकोनॉमी में अच्छा करना है तो। क्योंकि जनरली क्या होता है कि नॉर्मल क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया जाएगा और उसके बाद करंट अफेयर्स से थोड़ा उसे बस क्लब कर दिया जाएगा। अब जब आप क्लब करते हैं करंट अफेयर से तो इसका आपको क्या फायदा मिल रहा है कि एक करंट अफेयर आपको कहीं यूज आ रहा है, अब तो ये भी आ गया, यहाँ भी यूज हो जाएगा। कोई कसम तो नहीं खाई है आपने कि बस आप इस तरह के यदि डिजिटल डिवाइड या डिजिटल जो इनिशिएटिव्स हैं जैसे भारत नेट, बिहार नेट, है ना प्रोग्राम, आप बस यहीं पे लिखोगे, ऐसा नहीं है। इसी करंट अफेयर के टॉपिक को आप कहीं और भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है इस पे, हाँ इस पे मुझे आपको यहाँ पे आपको मैसेज ये देना है, देखिए इस पॉइंट पे थोड़ा रुकिए।
इफेक्ट्स। ये इफेक्ट्स लिखने के लिए आपको बहुत डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए। देखो, डिजिटल डिवाइड यानी कि रूरल और अर्बन एरियाज में डिजिटल पेनिट्रेशन अलग अलग तरह से है। यही यहाँ पे सवाल आपसे कह रहा है। अब इस चीज को यदि आपको दूसरे पर्सपेक्टिव से यदि देखना है तो आप ये कहेंगे कि सर, इधर तो जो भी है, बट इफेक्ट की यदि बात की जाए, रूरल एरियाज में डिजिटल पेनिट्रेशन जब कम होगा तो उससे फाइनेंशियल इंक्लूजन कम होगा, लिटरेसी रेट भी अब आज के डेट में थोड़ी कम हो जाएगी। बहुत तरह की ऐसी चीजें हैं, बैंकिंग सर्विसेज जो है वो आपको कम अवेल कर पाएंगे। गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं जो कि ऑनलाइन आपको दिए जाते हैं वो आपको बहुत कम दिखेगा, है ना। पता चला कि आपको पता ही नहीं है और राशन के शॉप्स जो है वहां से आप बहुत तरह के मतलब करप्शन हो जाते हैं। तो डिजिटल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। तो यहाँ पे ये इफेक्ट पूछ रहा है। और स्टेप्स में अब आप क्या क्या लिखोगे? स्टेप्स में आपको चोट करना है उन सब पॉइंट्स पे जहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज करके और उसको पेनिट्रेट किया जा रहा है, कहाँ? रूरल एरियाज में। भारत नेट देख लीजिए, बहुत लंबा चौड़ा उसमें ब्रॉडबैंड बिछाने का पूरा एक स्कीम है, प्रोग्राम है, तो बहुत तरह की वहां पे चीजें आएंगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी आपको वही है, करंट अफेयर्स और स्टैटिक, यानी अब मैं आपको ये वर्ड लिखने वाला हूँ, करंट अफेयर एंड स्टैटिक। सबसे ज्यादा यदि कहीं काम आएगा तो वो काम आएगा आपका इकोनॉमी में। इसीलिए आपको ये पेपर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। पीटी में देखो, जो भी पढ़ते हो आप, वो इसलिए पढ़ते हो ताकि मेंस के लिए यदि आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो तो वहां पे आपको डाउट नहीं आना चाहिए कि ये वर्ड क्या है इकोनॉमी का। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट, ये क्या है, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए वहां। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल क्या है पहले, लेट मी सी इफ इट इज क्लियर। हाँ जी, बिल्कुल साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी 68 का ही है। एग्जामिन इंडियाज ग्लोबल ट्रेड इंगेजमेंट। इस पे तो मुझे बहुत कुछ समझाना है आपको। ट्रेड engagement in 2022. What are the various initiatives taken by India to enhance trade? Enhance trade. Suggest some ways to increase India's global trade engagements. यहाँ पे क्या करना है? इंक्रीज करना है। कितने मार्क्स का ये सवाल है? 38 मार्क्स का, 38 मार्क्स का ये सवाल है। अब देखो, यहाँ पे यदि तुम देखोगे तो ग्लोबल ट्रेड इंगेजमेंट्स को बढ़ाना है, बेसिक आपका सवाल यही है। बट इसका आंसर कहाँ से निकलेगा? इकोनॉमिक इकोनॉमिक सर्विसेज का आंसर निकलेगा, सिंपल सी बात है। वहां पे क्या रहता है? देखो, यहाँ पे डेटा रहेगा आपका कि भैया अभी क्या क्या चल रहा है, फिस्कल पॉलिसी अभी कैसा चल रहा है, किस कंट्री से सबसे ज्यादा हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सारी चीजें वहां पे से दी रहेंगी। सिपरी के भी कुछ कुछ रिपोर्ट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी डेटा के बाद वहां पे कुछ कंक्लूजन भी लिखा रहता है कि इंडिया क्या क्या कर रहा है। तो ये आपसे मतलब इंडिया क्या क्या कर रहा है अपने ट्रेड रिलेशंस को बेहतर करने के लिए, क्या कर रहा है इंडिया, तो ये आपका कहाँ पे आ गया? इनिशिएटिव्स में। अब आपसे यहाँ पूछ रहा है सजेस्ट करो कुछ वेज जिससे कि बढ़ाया जाए, तो ये आपका प्योर करंट अफेयर वाला टॉपिक आ गया। करंट अफेयर्स में आप जनरली बहुत कुछ पढ़ते हैं जैसे कि ट्रेड बढ़ाया जाए, जीआई टैग एक एग्जांपल है उसका। आप किसी चीज को बहुत पॉपुलर कर दें कहीं पे, तो वो जो पॉपुलर जो होगा उसका डिमांड भी बहुत बढ़ेगा दूसरे देशों में। इट्स अ गुड थिंग, ठीक है, बढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उससे ज्यादा वो बिकेगा, लोग ज्यादा खरीदेंगे। उसके बाद सपोज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसको भी आप फेमस कीजिए। इंडिजिनाइजेशन यानी भारत में ही स्वदेशीकरण कीजिए बहुत कुछ का, यहीं पे बनाइए। मैं एक और आपको देता हूँ एग्जांपल विच इज वेरी आउट ऑफ द लीग, शायद आपका ध्यान वहां ना जाए, बट इसरो। आप यदि बहुत बड़े बड़े मिशन को भेजते हैं, जैसे चंद्रयान भेजा आपने, मंगलयान भेजा, तो इससे क्या हो रहा है? इससे आपकी टेक्नोलॉजी दिख रही है कि एक देश ऐसा है जिसने चांद पे लैंडिंग करा दी। तो कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है ये।
चाँद पे लैंड कराने वाला देश यदि कोई मिसाइल बनाता है, तो आपको शायद उस पे ट्रस्ट होगा, अच्छा खासा आपको ट्रस्ट होगा उस पे। बिकॉज़ चाँद पे लैंड कराना वाज़ नॉट दैट ईज़ी, वाज़ नॉट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ईज़ी जॉब। इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट, बट इंडिया प्रूव्ड दैट हाँ, हमारी प्रौद्योगिकी इतनी ज़बरदस्त है कि हम लोगों ने चंद्रमा पर भी लैंड करा के दिखा दिया है। तो अब जब आप उन मिशंस को यदि आप ध्यान में रखो कि कोई हमारा एक मिशन जा रहा है, सपोज़ लॉन्च व्हीकल है, जिससे कि सैटेलाइट्स को ऊपर, है ना, ऑर्बिट्स में डाला जाता है। तो यदि उन ऑर्बिट्स को वहाँ पे मतलब उन सैटेलाइट्स को यदि वहाँ ऑर्बिट्स में डाला जाए, तो उसका फ़ायदा क्या है? आप अपने सैटेलाइट्स तो भेजिए, दूसरे के भी सैटेलाइट्स को आप भेज सकते हैं। अ, है ना? और आप उनसे पैसे ले लें, तो आपका डॉलर्स बढ़ेगा। इसी बहाने आपका ट्रेड रिलेशंस भी बेहतर होगा, क्योंकि जब आप एक देश से कोई भी कनेक्शंस रखते हैं इकोनॉमिक, तो उससे अदर इकोनॉमिक पैक्ट्स साइन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आउट ऑफ द लीग है, आपको नहीं पता चलेगा, बिकॉज़ ये न्यूज़पेपर्स में कहीं-कहीं से ये सब पॉइंट्स छाँट-छाँट कर आपको पढ़ना होता है। क्योंकि आप नहीं पढ़ पाते हैं, दैट इज़ व्हाई आपको क्लास जॉइन करना चाहिए। क्लासेस में आपको टाइम सेव किया जाएगा, बिकॉज़ समय बहुत कम रहता है पीटी और मेंस के बीच में। सो दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू कीप। अब यही लाइन यदि आप लिख देते हो कहाँ पे, या तो कन्फ्यूजन में, या आप सपोज़ कहीं बॉडी में आप कहीं लिख देते हैं, बॉडी ऑफ द पर्टिकुलर आंसर में, तो वहाँ पे आपको थोड़ा तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? तो इसलिए यहाँ भी क्या आ गया, एक अब यहाँ पे स्टैटिक नहीं आया, यहाँ पे आया इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ पे आ गया आपका इकोनॉमिक सर्वे प्लस करंट अफेयर्स। इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स यहाँ पे आपका आ गया है, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए मैं हर क्लास में कहता हूँ, इकोनॉमिक सर्वे पे बहुत पैनी नज़र रखिए, बहुत पैनी। एक-एक डेटा वहाँ का इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्या है? आइए देखते हैं। ब्लू इकोनॉमी, ये तो अभी भी चर्चे में चल रही है ना? तो इसके लिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि जिस साल पूछा गया सवाल उसी साल इसे पूछा जाना चाहिए था, ये आज भी पूछा जा सकता है। Blue economy is identified as one of the 10 core dimensions for national growth. In the light of the above statement, discuss its significance for the economy and list the steps taken by, चलो फिर से आ गया, by India to promote the blue economy. Are they sufficient? देखो सवाल कितना बेहतरीन बनाया गया है। सबसे पहले आपको इसमें क्या नॉलेज होना चाहिए? ब्लू इकोनॉमी, यानी कि नीली अर्थव्यवस्था के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और क्या होता है समझ रहे हैं आप, है ना? वाटर, ओशन, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मैं बस सवाल का आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। आंसर्स मैं यहाँ पे बताने के लिए नहीं आया, बिकॉज़ 3 साल, 4 साल के यहाँ पे सवाल हैं। यदि मैं वो करूँगा तो 3 से 4 घंटे लग जाएँगे। मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि पूछा क्या गया है और क्यों पूछा गया है, अप्रोच आपका क्या होना चाहिए था बस। स्टेप्स टेकन, ये कहाँ से निकलेगा? करंट अफेयर्स एंड स्कीम्स। कुछ-कुछ तो आपके बजट से भी निकलेगा, लेकिन ये कौन से बजट से निकलेगा? यूनियन के बजट से निकलेगा, ठीक है? यूनियन के बजट से निकलेगा। अब यहाँ पे क्या है देखिए कि हाँ जी, यहाँ पे क्या है, आर दे सफिशिएंट? अब यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो सागरमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट, इसको यदि आप कनेक्ट करते हैं ब्लू इकोनॉमी से, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको ये सीखने को मिलेगा कि क्या-क्या इस पर्टिकुलर स्कीम में डिमेरिट है, उसको बस केवल आपको यहाँ पे लिख देना है। क्योंकि आपसे सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है, कि जो भी स्टेप्स उठाए गए हैं ब्लू इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्या वो सफिशिएंट है? तो आपको सफिशिएंसी और इनसफिशिएंसी दोनों प्रूव करने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए। और ये डेटा कहाँ से आएगा? बजट और सर्वे से आ जाएगा। सर्वे आपको पढ़ना है क्योंकि आपको डेटा लिखना है। बिना डेटा के यू कैन नॉट जस्टिफाई योर स्टेटमेंट, यू कैन नॉट जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है? तो ये सवाल आपसे कहाँ से था? ब्लू इकोनॉमी से था। ये अभी भी बहुत न्यूज़ में रहता है। तो मैं तो नहीं मानता हूँ कि एक बार पूछा गया तो अब नहीं पूछा जाएगा। लिंकेजेस देखिए आप, ये भी डेवलप्ड इंडिया, ये भी डेवलप्ड इंडिया, ये भी डेवलप्ड इंडिया,
ये भी डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट की तरफ ही सवाल को थोड़ा टिल्ट किया गया है इस साल, ठीक है? अच्छा, अगला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बिहार। हाँ, ये तो चलिए, ये तो क्या ज्योग्राफी का आपका सवाल है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, इसमें आपको डिवाइड करना है। सब्सटैंशिएट योर आंसर विद नीट स्केचेस डिपिक्टिंग द लोकेशन ऑफ दोज इंडस्ट्रीज। ऐसे तो ज्योग्राफी का, बट मैं स्टिल आपको बताता हूँ, बहुत ज्यादा भी यहाँ लोकेशन में आपको कलाकार बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत कीजिए कि हाँ अब तो मुझे बेस्ट बनाना है, बेस्ट कभी नहीं बनता है, नॉर्मल बनता है, ठीक है? क्लियर? चलिए, अब आते हैं 69th। 69th देखिए क्या है, सवाल अच्छा पूछा गया था। डिस्कस द स्टेट ऑफ टूरिज्म। डिस्कस द स्टेट ऑफ टूरिज्म। स्टेट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया एंड एनालाइज इट्स फ्यूचर इन द कंट्री। अब टूरिज्म सेक्टर के बारे में यदि आप पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारी जानकारी दी जाती है और दी गई थी। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स को लिखा गया था। पैराग्लाइडिंग पे यहाँ पे बताया गया था कि पैराग्लाइडिंग थोड़ा सेफ होना चाहिए, रोपवे थोड़ा सेफ होना चाहिए, ब्रिजेस का मेंटेनेंस होता रहना चाहिए ताकि टूरिज्म सेक्टर जो है उसको प्रमोट किया जाए। प्रसाद स्कीम है, हृदय स्कीम है, इन सबको यहाँ लिखना था। कुछ बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना था, क्योंकि ये पूछा है स्टेट ऑफ टूरिज्म क्या है, और डेटा आपको यहाँ से मिल जाता। और यहाँ लिखा गया है फ्यूचर क्या है, तो बिल्कुल फ्यूचर है भाई। आपको डॉलर्स और बीओपी से इसको कनेक्ट करना था। पधारो हमारा देश है, बहुत तरह की चीजें हैं। तो इस तरह से टूरिज्म सेक्टर पे भी बहुत फोकस किया जाता है। ये सर्वे में एक जगह मैं आपको डेटा बताता हूँ। 37 पॉइंट, नो नो सॉरी, 27.7% जो भी टूरिस्ट आते हैं, ऐसा देखा गया है कि वो रिलीजियस साइट्स पे जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा डेटा है। इसीलिए देखेंगे कि बहुत सारे, एक था ना कि जैसे सपोज बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, तो वो अडॉप्ट कर लेंगी किसी हेरिटेज साइट को, वहां पे डेवलपमेंट करेंगी उसी हिसाब से। तो बहुत तरह की यहाँ पे चीजें थी। बट यहाँ पे आपको आंसर कहाँ से निकलता, वही इकोनॉमिक सर्वे। और बाकी फ्यूचर में आपको अपना एनालिसिस खुद से भी आप दे सकते थे, इसमें कोई बहुत आपको दिमाग नहीं लगाना था। ये देखिए, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन बिहार एंड कमेंट ऑन द लेवल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक। ये जो सवाल पूछा गया ना, लेवल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, थोड़ा ये मैं कहूँगा सोसाइटी जो एक पेपर होता है वहां से पूछा गया है। बट इसका आंसर आप नॉर्मल, यदि हिस्ट्री यदि आपने अच्छा से पढ़ा है, तो कुछ तो वहां से निकलेगा, क्योंकि ज्यादा लिखना भी नहीं है, 7 मार्क्स का ही है ये। कुछ तो वहीं से निकल जाएगा, और कुछ प्रेजेंट सिनेरियो से निकलेगा। कहाँ से? सेंसस। तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, आपको स्टेट के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि किस स्टेट में कितने हैं, क्या है, तो वही आपसे पूछा जा रहा है। और बिहार के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप अच्छे से बता देंगे कहाँ पे कितने क्या हैं, कहाँ पे ज्यादा हैं, कहाँ कम है डेवलपमेंट का स्थिति, और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है। और जब कंक्लूजन, जब आप लिखोगे इसका, इस तरह के सवाल का जब आप कंक्लूजन लिखते हैं, कंक्लूजन में जरूर से जरूर आप जो पॉलिसीज हैं बिहार के, उसको 1 से 2 वर्ड में ही बस केवल लिख के खत्म कीजिए, ज्यादा लिखना भी नहीं है। यदि आप ज्यादा लिखते हैं वहां पे, तो आप समझ लीजिए कि आप अपना दूसरे सवाल के आप अपने टाइम को कट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है। हाउ आर सिटीज क्लासिफाइड बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। ये तो सवाल मैं कहूंगा कि पूरा पूरा एक आर्टिकल ही था लाइव मिंट पे, वहीं से लगता है कि पूरा पूरा पूछ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कि सिटीज को कैसे क्लासिफाई करते हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3, पता ही होगा आप लोगों को। थ्रो लाइट ऑन द टोटल पॉपुलेशन एंड द रेट ऑफ ग्रोथ एज पर 2011 census of various classified cities. Discuss the population of Bihar as per 2011 census and also throw light on the trend of working population in the state. इसमें आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी? सेंसस, ऑब्वियसली इकोनॉमिक सर्वे, एंड PLFS रिपोर्ट।
इन तीनों को मिला करके इसका आंसर निकलेगा। इतना आसान सवाल नहीं था ये। बहुत ही बेहतरीन सवाल। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको इन तीनों डॉक्यूमेंट्स पे थोड़ा अच्छा खासा, थोड़ा नहीं, आई मीन अच्छा खासा कमांड इस पर रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे पहले तो आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा हाँ ये हाउ आर सिटीज क्लासिफाइड, ये आपको एनसीईआरटी जो है ना ज्योग्राफी की, वहां से मिल जाएगी। कैसे हम लोग बांटते हैं, है ना, 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी की जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे वहां पे आपको ये आंसर दिख जाएगा। और ये सब जो भी है ये आपको सेंसस और वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो आपको पीएलएफएस रिपोर्ट, और यहाँ पे जो है आपको ट्रेंड जो है, मतलब ये आपको जो सेंसस है और जो इसका ट्रेंड है ये आपको मिल जाएगा पीएलएफएस से। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए आराम से, बहुत ही अनयूजुअल क्वेश्चन था ये, ट्रिकल डाउन थियरी। इस पे मैंने एक पूरा लेक्चर भी ले रखा है ट्रिकल डाउन थियरी पे, समझाता हूं मैं। देखिए क्या है ये, क्योंकि है कितने का देख रहे हो, 38 मार्क्स का। कह रहा है ट्रिकल डाउन थियरी को एक्सप्लेन करें और इसके मेजर एलिमेंट्स, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस एंड क्रिटिसिज्म्स, इन सब को आपको एक्सप्लेन करना है। यदि आपको यही नहीं पता हो तो आप क्या लिमिटेशंस और क्या एलिमेंट्स और क्या लिखोगे? इतना खतरनाक सवाल बहुत कम बार देखने को मिलता है। लेकिन आई मीन थोड़ा भी यदि आपको पता होता तो आप इसको हैंडल बहुत आसानी से कर सकते थे, बहुत ज्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज ये पूछा गया 69th में, फिर से पूछा जा सकता है थोड़ा घुमा करके। देखिए है क्या, इस बात को थोड़ा समझिए आप। देखिए ट्रिकल डाउन थियरी पहले है क्या। सपोज ये नॉर्मल सिटीजन्स है और ये रिच बिजनेसमैन है। ट्रिकल डाउन में ये कहा जाता है कि यदि ये जो अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो रिच सेक्शन है, जो बिजनेस पर्सन है, मान लीजिए बिजनेसमैन जो है वो बहुत अमीर है इंडिया में, यदि उनके टैक्स लाइबिलिटी को कम कर दिया जाए, कर कर होता है ना, कर टैक्स, यदि वो जो टैक्स है उसको कम कर दिया जाए इन लोगों पे, तो इनके पास कुछ मनी बच जाएगा, कुछ पैसे बच जाएंगे। अब जो पैसे बचेंगे उसको ये क्या करेंगे, उसको वो करेंगे इन्वेस्ट। क्योंकि ये क्या है, ये बिजनेसमैन है, ये इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्ट करेंगे। और इकोनॉमी के डेफिनेशन के हिसाब से या इकोनॉमिक्स के हिसाब से आप जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तब तक आपका ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो सपोज आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप नई फैक्ट्री खोलोगे, नई फैक्ट्री खोलोगे, नया एम्प्लॉयमेंट आएगा, नया एम्प्लॉयमेंट आएगा, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे आएंगे, पैसे आएंगे, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेंगे, कंपनी सप्लाई ज्यादा करेगी, सप्लाई ज्यादा करेगी, ज्यादा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, ज्यादा टैक्स सरकार को मिलेगा, सरकार का फिस्कल पॉलिसी जो है वो कंट्रोल में आएगा क्योंकि सरकार का इनकम बढ़ जाएगा, और ज्यादा प्रॉफिट आएगा तो ज्यादा फिर से इन्वेस्टमेंट होगा, और फिर से ये साइकिल पूरा पूरा घूमता हुआ चेक एंड बैलेंस कर देगा सब कुछ को। तो आपको बस ये बस पता होना चाहिए कि ट्रिकल डाउन मतलब क्या होता है, कि ऊपर वाले का आपने थोड़ा टैक्स लायबिलिटी कम किया, उसका फायदा कहाँ आ रहा है, नीचे तक आ रहा है। ट्रिकल डाउन थियरी, यही होता है ट्रिकल डाउन थियरी। तो बस आप, यदि आपको ये पता रहता तो बाकी तो इन सब चीजों को आप, यदि आपने फाउंडेशन कोर्स अच्छे से पढ़ा है इकोनॉमिक्स का, तो इसमें कोई आपको बहुत कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये आप मैनेज कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत कोई परेशानी, कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। लेकिन यदि यही नहीं पता रहे तो आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक शब्द पूछा गया है, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में आपको यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना था। ये मैंने आपको बता दिया कि ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, इसका पॉलिसी बीओपी कैसे जो भी। लेकिन ये बताओ मुझे, क्या गारंटी है कि यही हो जाएगा? हो सकता है शायद ये इन्वेस्टमेंट कम करें। यदि इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो जो इकोनॉमिक डिफरेंस है, जो आर्थिक असमानता है ना, आर्थिक असमानता जो है वो तो और बढ़ जाएगी।
अमीर के पास वो और पैसे हो जाएँगे और गरीबों से आप उतना ही टैक्स ले रहे हैं। जबकि टैक्स लेने का क्या है पर्पस? यदि आप डीपीएसपी पढ़ेंगे, तो उसका भाई पर्पस है कि हमें वेलफेयर अप्रोच रखना है। और यदि वेलफेयर अप्रोच नहीं है, तो यानी कि एक तरह से मोरली कह सकते हैं कि वो कंट्री जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, यदि वो डेमोक्रेसी कह रही है खुद को तो। तो यहाँ क्रिटिसिज्म में आपको अपना दिमाग लगाना था कि भाई इसका क्या-क्या नेगेटिव्स है। तो नेगेटिव्स इसका यही है कि डिफरेंस बढ़ा सकता है, टैक्स रेट नीचे वाले का बढ़ेगा तो आम जनता रिवोल्ट भी कर सकती है, मतलब बहुत तरह की मतलब स्ट्राइक कर सकती है, रिवोल्ट बहुत तरह की चीज़ें यहाँ पे देखी जा सकती है। ठीक है? ये सवाल मैंने इसलिए थोड़ा-सा आपको हल्का-सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, पूरा तो बता पाना बहुत समय उतना नहीं है। बट ये देखिए कि ट्रिकल डाउन थ्योरी पे ही सारा वो कंप्लीट सवाल सारा का सारा उसी पे है। और कितने का पूछा भी गया है तो 38 मार्क्स का, 8 साढ़े 8 मार्क्स का नहीं है ये। ठीक है? तो इस तरह से आप देखिएगा, तो बहुत कुछ आपको फ़ील होगा कि चीज़ों को बहुत क्लैरिटी से पूछा जा रहा है। अब आइए 17th 17th का देखिए पहले मैं आपको यहाँ पेपर थोड़ा दिखा देता हूँ। आइए, देखिए। 17th के पेपर में थोड़ा आपको ट्रिक किया गया। आपको लगा होगा कि सर सवाल तो पूछे गए हैं कहाँ से? ज़्यादातर ज्योग्राफी से, है ना? लेकिन यदि थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना, तो एक्चुअली में सवाल पूछा गया है इकोनॉमिक ज्योग्राफी से। इकोनॉमिक ज्योग्राफी से सवाल पूछा गया है। मैं बताता हूँ आपको, देखिए। जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस को एक्सप्लेन करना था। देखिए यहाँ पे सवाल, एक्सप्लेन द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड मैकेनिज्म ऑफ विंटर रेनफॉल। मैकेनिज्म ऑफ विंटर रेनफॉल इन इंडिया विद देयर स्पेशल स्प्रेड। भारत में शीतकालीन वर्षा की जलवायु परिस्थितियों और तंत्र को उनके स्थानिक विस्तार के साथ समझाएं। तो कहीं-कहीं पे आप देखिए कि इस पॉइंट को ना मॉनसून को हमें पढ़ना पड़ता है कहाँ पे? इकोनॉमी में ही पढ़ना पड़ता है। एल नीनो, ला नीना, डाइपोल क्यों पढ़ना पड़ता है? बिकॉज़ वहाँ पे जो एग्रीकल्चर का जो एमएसपी है, आउटपुट, इनपुट ये सब हमें वहाँ पे देखना पड़ता है। दैट इज़ व्हाई कभी-कभी ये टॉपिक भी वहीं पे पढ़ना पड़ता है। क्योंकि समझना पड़ता है कि किस स्टेट में कितना प्रोडक्शन हो रहा है किस चीज़ का, उसी हिसाब से एमएसपी डिसाइड किया जाता है, सीएसीपी के पास रिपोर्ट जाता है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को फिर से फ़िल्टर करती है, बहुत तरह की चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं। ठीक है? तो ये मैं तो नहीं कहूँगा कि कंप्लीट ज्योग्राफी था, ये आपको कहीं-कहीं इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आता है ये। यहाँ आइए, डिस्कस द एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर अलोंग। ये ज्योग्राफी है प्योर आपका। ठीक है, अग्रीड सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द सूटेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ मिलेट्स इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ज्योग्राफी, इकोनॉमी दोनों है ये। मैंने बताया ना एमएसपी के टॉपिक में कहीं-कहीं पे ये हम लोग भी एक्चुअली डिस्कस करते हैं। तो ये कंप्लीट ज्योग्राफी ना होकर के इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ही ये हिस्सा है। बिकॉज़ जब एमएसपी के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना होता है कौन से क्रॉप को कितना पानी, क्या कंडीशंस हैं उसके, कहाँ पे उसका कितना उसको कल्टीवेट किया जा रहा है। ठीक है? राइट? जस्ट अ सेकंड। ओके, चलिए। ठीक है ये। तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल्स भी देना था। चलिए ठीक है, ऐसे तो ख़ैर सिंपल क्वेश्चन थे। हाँ जी, ये देखिए, अब ये आपका इकोनॉमिक्स का ही सवाल है ना? करंट अफेयर्स में से था ये। एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल कंडीशन विच सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ मखाना, fox seeds or lotus seeds crop. What measures are being taken by the government to increase its production and marketing? Actually, करंट अफेयर का टॉपिक ये था। मखाना को लेकर के टॉपिक एक्चुअली देखिए यही था। ठीक है? जस्ट अ सेकेंड।
हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था आप लोगों से, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलिए, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे थे कि लोटस सीड्स, फॉक्स सीड्स, ठीक है, मखाना। तो एक्चुअली देखिए न्यूज़ में देखिए आपका ये था, मखाना सीड्स आपका न्यूज़ में था, ठीक है? और ये न्यूज़ में तो बेसिकली ये था कि गवर्नमेंट ने क्या-क्या लिया है इसके बारे में, तो बहुत तरह के इसमें आपको देखिए फार्मर्स प्रोडक्शन का जो ये एक होता है पूरा कार्टेलाइजेशन होता है, उसको रोकने का था, एफपीओज़ बनाने का था, बहुत तरह के यहाँ पे लिए गए स्टेप्स। ये स्टेप्स पे सवाल तो बाद में पूछा गया है, पहले कहा गया है सूटेबल बताओ भाई क्या-क्या कंडीशंस है, मैंने वही तो कहा आपसे। यदि मान लो एग्ज़ाम्पल लो आप, राइस का यदि सपोज़ एमएसपी जो है वो बढ़ा दिया जाए, राइस का जो एमएसपी है वो बढ़ा दिया जाए। अब ये जो एमएसपी जो बढ़ेगा, तो राइस के बारे में तो आपको थोड़ा जानना पड़ेगा ना भई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ इतना ईज़ी नहीं है। आप ईज़ी तो गो लकी नहीं हो सकते हैं, कि आपने बस केवल एमएसपी का टॉपिक पढ़ लिया एंड नाउ यू आर वेरी कंफर्टेबल दैट यस सर, हमें एमएसपी पता है कितना है। नहीं, एमएसपी पता है कितना है, क्यों है, अगर बढ़ा-घटा तो सीएससी पे तो थोड़ा आपको रिपोर्ट पढ़ना पड़ता है, क्यों बढ़ाया, क्या बढ़ाया, और थोड़ा इस क्रॉप के बारे में तो आपको देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो करंट अफेयर में ये था, अब आपका ड्यूटी था कि आप इस टॉपिक को भी जाकर के पढ़ लें। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं क्या है। आगे है डिस्कस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ये तो आई थिंक पेटेंट क्वेश्चन बन चुका है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इन एंड अराउंड 4 लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी रीजन्स ऑफ इंडिया। आप जब पढ़ोगे ना तो ये यहाँ तो 4 लिखा हुआ है, जनरली 6 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इसका आपको बहुत सारे डिबेट्स मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा एनसीईआरटी का भी नॉलेज होना चाहिए, ज्योग्राफी का, और उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे आपका यहाँ पे काम कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? और कुछ स्कीम्स यदि आपको ऐड करना हो तो आप ऐड कर देंगे यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पूछा क्या जा रहा है, भारत के 4 सबसे बड़े महानगरीय शहर क्षेत्रों में और उनके आसपास ऑटोमोबाइल उद्योगों की वृद्धि और विकास पर चर्चा करें। सवाल ये पूछा जा रहा है, पूरे देश में नहीं पूछा जा रहा है। तो मैं इसको भी कंप्लीटली मैं ज्योग्राफी नहीं कह सकता, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है ये। आगे देखिए, the peninsular India is more rich in rock and mineral resources. Discuss the statement in relation to the geological formations and associated quarrying and mining activities. ये complete geography हो गया। Nothing, I mean, there is nothing to be okay, हाँ। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये टॉपिक जो है दिस इज कंप्लीटली ज्योग्राफी, नथिंग टू डू विथ इकोनॉमी। ये कंप्लीट तरीके से आपका ज्योग्राफी का ही है, तो मैं इसको स्टार बना सकता हूँ। ये आपका ज्योग्राफी का सवाल निकला। Distinguish between the alluvial and diluvial soils of India and explain their process of formation, characteristics, and distribution pattern with examples. Complete geography. खुश? Okay, चलिए। Discuss the causes and consequences of the out migration of population from Bihar and the measures taken by the state to stabilize the population. Economic geography. इकोनॉमिक ज्योग्राफी है ये। इनफैक्ट जो मटेरियल्स आपको यहाँ से मिलेगा ना, अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हो तो डीआईए में, या आप यहाँ के मटेरियल्स यदि पढ़ते भी हो जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वहां पे 3 से 4 पेजेस में पूरा ये टॉपिक ही डील किया गया है। आउट माइग्रेशन, इन माइग्रेशन, बिहार से माइग्रेशन क्यों होता है, वही सब है। पॉवर्टी है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, दूसरे शहरों में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, बहुत तरह की यहाँ पे चीजें आपको, मेरिट्स डिमेरिट्स सब कुछ वहाँ पे स्टेप्स क्या क्या लिए जा रहे हैं, बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा उस किताब में। तो ये कितने मार्क्स का है? 38 मार्क्स का है। जिन बच्चों ने भी उस किताब को पढ़ा होगा या जो यहाँ पढ़ के गए होंगे, मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल को लिखने में थोड़ा भी प्रॉब्लम आया होगा उन्हें। टॉपिक ही था पूरा एक, कंप्लीट टॉपिक था एक, ठीक है? अब लास्ट क्वेश्चन क्या है? एग्जामिन द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया विद सूटेबल एग्जांपल्स। अब देखो, यहाँ पे ये जो है ना, ये पॉइंट बेनिफिट्स, सिर्फ इसकी वजह से ये टॉपिक आपका इकोनॉमिक और ज्योग्राफी दोनों, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आप कह सकते हैं दोनों का दोनों यहाँ पे क्लब हो गया। क्या है भाई? सोलर एनर्जी जनरेशन की यदि बात करेंगे, यह आपको ज्योग्राफी दे देगा।
लेकिन बेनिफिट्स की यदि आप बात करेंगे तो ये आपको इकोनॉमी ही दे सकता है आंसर इसका। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि इकोनॉमी को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। एक तो मेंटरशिप आपको चाहिए ही चाहिए। दैट इज़ व्हाई मेंस में बहुत ज़्यादा अपना दिमाग आप लोग ना लगाएँ कि किस तरह से पढ़ाई की जाए। पढ़ाई करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, पीवाईक्यूज़ को देखिए। देखिए, मैंने आपको बताया इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है, वो ही आपको दिखा है 17th के पेपर में भी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर इट वाज़ ओनली ज्योग्राफी। नो। अब ऐसा तो नहीं है कि आपसे पूछेगा व्हाट इज़ नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड डिस्कस द वेज़ ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी, जीएनपी। ये सवाल कभी मेंस में नहीं आएगा। प्योर इकोनॉमी कभी नहीं आ सकता है। व्हाट इज़ इन्फ्लेशन? डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड स्टैग्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन। ये सब कभी नहीं आएगा। ये सब आपका होता है क्यों? ये सब आपको इसलिए जानना है ताकि आप इस डॉक्यूमेंट को आराम से पढ़ सकें। इकोनॉमिक सर्वे को आप पढ़ सकें। यदि सर्वे पढ़ पा रहे हैं आप तो यानी कि आप कंफर्टेबल स्टेटस में हैं, यानी कि आपको इकोनॉमी के बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं, दिक्कत है, फिर से पढ़िए। फाउंडेशन क्लासेस को फिर से पढ़िए और उसको फिर से कंटिन्यू कीजिए। ठीक है? इस तरह से जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ जानने और समझने को मिला होगा, बिकॉज़ ये क्वेश्चन पीवाईक्यूज़ जो है 3 साल के बहुत इम्पोर्टेंट थे और आप लोगों को एक बात शायद समझ में आ रहा होगा। कहीं न कहीं 2047 डेवलप्ड इंडिया को बनाने का जो ड्रीम है, उसी के इर्द-गिर्द कहीं न कहीं तो घूम रहा है सारा सवाल। कहीं न कहीं, क्योंकि देखिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जहाँ से कि डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव ऐड ना हो। वो ज़रूर ऐड करेंगे और इसीलिए जब आप पढ़ते भी हो ना करंट अफेयर्स, उसी पर्सपेक्टिव को दिमाग में थोड़ा रख कर के पढ़ें। यदि कोई टॉपिक वैसा मिलता है जहाँ से कि आपको लग रहा है कि 2047 का एक स्पेशल वहाँ पे एसेंस है, जस्ट फिल्टर इट आउट। उसको मतलब अच्छे से उस टॉपिक को पकड़िए और उस टॉपिक को पकड़ने के बाद अच्छे से उसको पढ़िए। देखिए क्या-क्या उसके अंदर में पॉइंट्स हैं। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट योर डिस्कशन अबाउट द पेपर। ठीक है? इस पेपर को इस वीडियो को एक बार और देखिए और कोर्सेज़ जो कि यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं, वो आप लोग जॉइन कर सकते हैं यदि आपको खुद से पढ़ने में कठिनाई है। यदि खुद से पढ़ना चाहते हैं आप, तो जाएँ मार्केट से बुक उठा लें जो कि डीआईए की तरफ से रिलीज़ हुआ है मेंस बैच के लिए। आराम से पढ़ लें उसको, बहुत सारे टॉपिक्स आपको एक जगह पे क्लब्ड होकर के मिल जाएँगे। आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में ही उस किताब को लिखा गया है। आपको अलग से कुछ और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्मार्ट तरीके से मेहनत करना है, हार्ड लेबर नहीं करना है। स्मार्ट लेबर कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो चलिए फिर अच्छे से पढ़ें आप लोग। पीटी का क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ, इस वक़्त आप लोगों को लग रहा होगा बहुत डिलेमा में आप लोग रहे होंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है, कट ऑफ उसी हिसाब से जाएगा। जिन लोगों को भी कट ऑफ लग रहा है कि अप्रोचेबल है, एआईए के प्लेटफ़ॉर्म पे आई थिंक धनंजय सर ने शायद वो रिलीज़ कर भी दिया है। आप लोग देख लीजिए कितना आपका कट ऑफ आ रहा है, क्या आ रहा है। यदि वो आ रहा है, स्टे फ्री, आराम से आगे बढ़िए, स्टे कूल और चुपचाप बस केवल तैयारी पे ध्यान दीजिए। करंट अफेयर्स पिछले 8 से 10 महीने, 1 साल के फ़िल्टर कर जाइए। फटाफट फ़िल्टर कीजिए, समय ज़्यादा नहीं है ना? 2 से 3 से 4 महीने बस आपको रहेंगे, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ पाएँगे अलग से। तो अभी से ही शुरू कीजिए तैयारी और लग जाइए। पीवाईक्यूज़ इसी तरह से आपको करना है एनालाइज़। मैंने 3 साल का करा दिया, 68, 69th एंड 70th। आप लोग और भी यदि करना चाहें, तो किताबों को उठाएँ, इसी तरह से थोड़ा आप लोग कर लें एनालाइज़ कि क्या बेसिक थीम है जो कि बीपीएससी उठा रही है बार-बार। ठीक है? तो चलिए फिर मैं आप लोगों से फिर से किसी और वीडियो में मिलूँगा और कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग डीआईए। और हाँ, एक बात और, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये करंट अफेयर्स जो है उसके लिए हमें इकोनॉमी में कहाँ से पढ़ना होगा? देखिए जो मैगज़ीन्स आती हैं करंट अफेयर्स की, वहाँ से इकोनॉमी का सेक्शन उठा लीजिए, अलग से पिक कर लीजिए और स्पेसिफिकली इंडस्ट्रीज़, बैंकिंग आप छोड़ सकते हैं, बैंकिंग से यहाँ पे ज़्यादा आपको कोई लेना-देना नहीं है। इंडस्ट्रीज़, फॉरेन सेक्टर, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी इंटरनेशनल जो भी चीज़ें हैं, कोई अगर इंस्टीट्यूशन है, कहीं से कुछ एग्रीमेंट साइन हो रहा है और चौथा पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इन सब सेक्टर्स पे यदि आपको कोई दिखता है टॉपिक कहीं पे, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, गूगल कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, उसको और 3-4 पॉइंट वहीं पे ऐड कर लीजिए एंड स्कीम्स जो भी आते हैं, उसको कम से कम रफली तो ज़रूर याद करने की कोशिश कीजिए। रफली ही याद कीजिए ताकि एक रेफरेंस तो आप दे पाएँ, वरना पता चला कि कोई स्कीम आपको लिखना है, आपको कुछ पता ही नहीं है। वैसे नहीं होता है भई। आपको एटलीस्ट 1 से 2 लाइन कैची लाइन पता होना चाहिए कि हाँ जी, ये रहा स्कीम,
ये एक आध और पॉइंट हो गए, डन। वरना स्कीम का देखो क्या है, मैं बताता हूँ। यदि आप कंक्लूजन में स्कीम्स को लिख देते हो, इक्का दुक्का स्कीम्स भी यदि आप बस मेंशन भी बस केवल करते हो, उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जामिनर को फील होता है कि आप बकवास नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही चीज को लिख रहे हैं, जो एक्चुअली में सही है। आप इधर उधर की बातों को घुमा नहीं रहे, आप बिल्कुल पॉइंट पे स्टिक हैं, और आपको ये भी पता है कि ये स्कीम इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए फिर, आई जस्ट टेक यू लीव एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी एंड स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।